हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। और जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास में हम आपके सभी एग्जामों को ध्यान में रखकर बेहतरीन कंटेंट लेकर आए जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन आपको दिए गए 1992, 2000, 2005 या 2010। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताना है कि भारत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए भारत सरकार ने 2005 में NRHM की शुरुआत की। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 2005। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC कितने गांव की आबादी को सेवा देता है। ऑप्शन आपको दिया गया 30,000, 50,000, 80,000 से 1,20,000 या 2 लाख। आपको बताना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने गाँव की आबादी को सेवा देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 80,000 से 1,20,000 तक की आबादी को सेवा देता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। CHC एक रेफरल केंद्र होता है जो लगभग 80,000 से 1,20,000 की आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपको दिया गया, रोगी को लेटा देना, तुरंत पानी पिलाना, आपातकालीन सेवा बुलाना या रोगी को दौड़ाना। आपको बताना है कि हृदयाघात की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले करना चाहिए आपातकालीन सेवाओं को बुलाना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हृदयाघात में समय पर चिकित्सा मदद सबसे जरूरी है, इसलिए तुरंत आपातकालीन सेवा बुलानी चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपको देंगे महात्मा गांधी, हेनरी डुनेट, नेल्सन मंडेला या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपको बताना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। अगर हम रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हेनरी डुनेट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हेनरी डुनेट ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा देना है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। ऑप्शन आपको देख, टूटी हड्डी को हिलाना, टूटी हड्डी पर पट्टी बांधकर स्थिर रखना, रोगी को दौड़ाना या तुरंत मालिश करना। आपको यहाँ पर बताना है कि इनके हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम टूटी हड्डी की बात करें तो इसमें प्राथमिक उपचार होता है टूटी हड्डी पर पट्टी बांधकर स्थिर रखना। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हड्डी टूटने पर सबसे पहले उस अंग को हिलने डुलने से रोकना चाहिए, पट्टी या स्प्लिंट से स्थिर रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, टूटी हड्डी पर पट्टी बांधकर स्थिर रखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में किस आयु में प्रवेश करता है। ऑप्शन आपको दिया गया 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। और मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया कि पियाजे को आप अच्छी तरीके से तैयार करते चलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पियाजे से जरूर देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। इनकी चारों ही अवस्थाओं को आप ध्यान से देखते चलेगा। आपसे पूछा गया है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में आती है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 7 से 11 वर्ष की आयु में यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था इसमें प्रवेश करता है, यानी कि 7 से 11 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा तार्किक सोचने लगता है और ठोस वस्तुओं को समझने की क्षमता विकसित करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा, 7 से 11 वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, वस्त्रों में मौत से बचाव के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको देगा सोडियम क्लोराइड, नेप्थलीन बॉल्स, अमोनियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको बताने कि वस्त्रों में मौत से बचाव के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, नेप्थलीन बॉल्स का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नेप्थलीन बॉल्स कपड़ों को कीड़ों और मौत से बचाने के लिए अलमारी या संदूक में रखी जाती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कपास किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन आपको दिए गए प्राकृतिक प्रोटीन रेशा, प्राकृतिक सेलुलोज रेशा, कृत्रिम रेशा या खनिज रेशा। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि कपास किस प्रकार का रेशा है। अगर हम कपास की बात करें तो कपास प्राकृतिक सेलुलोज रेशा है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास एक प्राकृतिक रेशा है जो सेलुलोज से बना होता है। यह पौधे के बीज से रेशे प्राप्त होता है, इनके रेशों से प्राप्त होता है। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा प्राकृतिक सेलुलोज रेशा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, ट्विल बुनाई की विशेषता क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया समतल सतह, तिरछी रेखाएं, चमकदार सतह या जालदार संरचना। आपको बताना है कि ट्विल की विशेषता क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। अगर हम ट्विल बुनाई की बात करें तो तिरछी रेखाएं होती है इस बुनाई में, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यानी कि तिरछी रेखाएं, इस प्रकार की आपको रेखाएं देखने को मिलने वाली है ट्विल बुनाई में, तो ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ट्विल बुनाई में ताना और बाना इस प्रकार बुने जाते हैं कि कपड़े पर तिरछी रेखाएं दिखाई देती है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन आपको दिया गया है जॉन वॉटसन, लियोन फेस्टिंगर, बी.एफ. स्किनर या पियाजे। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताने कि संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत किसने दिया था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत की बात करें तो लियोन फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत दिया जिसके अनुसार जब विचार और व्यवहार में असंगति होती है तो व्यक्ति मानसिक तनाव अनुभव करता है, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। ऑप्शन आपको दिया गया हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या न्यूटन। आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ध्वनि को यानी कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक ध्वनि होती है वो 85 से अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया औद्योगिक धुआं, फसल जलाना, बायोमास ईंधन का उपयोग या वाहनों का धुआं। आपको बताना है कि घरेलू वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण बायोमास ईंधन का उपयोग करना होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण और शहरी झुग्गियों में लकड़ी, गोबर व कोयले जैसे बायोमास ईंधनों के उपयोग से घरेलू वायु प्रदूषण होता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को रोकती है? ऑप्शन आपको दिए गए अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्सरे या गामा किरणें। आपको बताना है कि ओजोन परत किस प्रकार की यानी कि विकिरण को रोकती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है जो त्वचा कैंसर और आंखों की बीमारियों का कारण बन सकती है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन आपको देगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ताप प्रदूषण। आपको बताना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, जल प्रदूषण से संबंधित है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम पैदा करती है जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, जल प्रदूषण। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, WHO के अनुसार सुरक्षित पेयजल में प्रति लीटर नाइट्रेट की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपको दिया गया 10 mg प्रति लीटर, 20 mg प्रति लीटर या 45 mg प्रति लीटर या 100 mg प्रति लीटर। आपको यहाँ पर बताना है कि WHO के अनुसार सुरक्षित पेयजल में प्रति लीटर नाइट्रेट की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा 45 mg प्रति लीटर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं।
आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। WHO ने पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 45 mg प्रति लीटर तय की है। इससे अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानि खतरनाक होती है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन आपको दिया गया है ग्रसनी, मुख, ग्रासनली या आमाशय। आपको बताना है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से होती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पाचन की शुरुआत मुख में लार के एंजाइम यानी कि टाइलिन से होती है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ये पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से प्रारंभ हो जाती है। आइए देख लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? ऑप्शन आपको दिया गया 3, 6, 4 या 5। आपको बताना है कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती है। अगर हम लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियाँ 3 होती है, तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इनके आप नाम भी याद रखते हुए चलेगा, क्योंकि कभी कभी आपसे यहाँ पर संख्या ना पूछकर नाम भी पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो यहाँ से इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18। छोटी आंत का कौन सा भाग पोषक तत्वों को अधिकतम अवशोषण करता है? ऑप्शन आपको देगा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या बड़ी आंत। आपको बताने की छोटी आंत का कौन सा भाग पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण करता है। ये भी क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जेजुनम। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। छोटी आंत का मध्य भाग यानी कि जेजुनम पोषक तत्वों को सबसे अधिक अवशोषण करता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19। पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन आपको दिया गया है गुर्दा, अमाशय, अग्नाशय या यकृत। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। अगर हम पित्त रस की बात करें तो यकृत से स्रावित होता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पित्त रस यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा को इमल्सिफाई करता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। अगर हम इसका स्रावित की बात करें तो यकृत में स्रावित होता है, और इसका यहाँ पर बात करें तो ये यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है, और ये वसा को इमल्सिफाई करता है। ये अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। अगर हम इनकी बात करें, इनसे कभी कभी इनका कार्य भी पूछा जाता है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो प्रोटीन डाइजेशन का कार्य करता है, वही लाइपेज की बात करें तो फैट डाइजेशन का कार्य करता है, और एमाइलाइज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का कार्य करता है, तो ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है 200, 206, 210 या यहाँ पर 215। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर हड्डियों की संख्या बताने की मानव शरीर में कुल कितनियाँ होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 206 हड्डियाँ होती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। नवजात शिशु में लगभग 270 यानी कि लगभग 300 के आसपास अस्थियां होती है, जो आपस में जोड़कर 206 रह जाती है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। कभी कभी यहाँ से आपको नवजात शिशु की भी पूछी जाती है और वयस्क की भी पूछी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपको दिया ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या रेडियस। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फीमर हड्डी ये सबसे बड़ी अस्थि होती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर स्टेप्स, मेलियस, इनकस या पटेला। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताने कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा स्टेप्स यानी कि स्टेपीज। ये कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्टेप्स कान की मध्य कर्णिका में पाई जाती है। ये भी आप नोट करते चलेगा कि मिडल ईयर में पाई जाती है। कभी कभी इसका स्थान भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पर पाई जाती है, तो मिडल ईयर में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर होती है। ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप साथ साथ नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन आपको देगा लगभग 400, लगभग 600 से अधिक, लगभग 700 या लगभग 800। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां होती है। कहीं कहीं आपको 639 भी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो 600 से 650 के बीच में जहाँ पर भी आपको आंसर नजर आए तो अपना आंसर वहाँ पर आप टिक कर सकते हो। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती है जो गति, बल और शरीर के आकार को नियंत्रित करती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर का रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन आपको देंगे स्नायु उत्तक, उपकला उत्तक, तरल संयोजी उत्तक या पेशी उत्तक। आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते हुए चलना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि मानव शरीर का रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो मानव शरीर का रक्त तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रक्त को लाल संयोजी उत्तक कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न अंगों और उत्तकों को आपस में जोड़कर पोषण पहुंचाता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपको दिए क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या कैरोटीन। आपको बताना है कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है और रक्त को लाल रंग देता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्लास को और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को उसका फायदा हो सके। हम बस एक उद्देश्य से क्लास लेकर आते हैं कि ताकि आपको कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन रिवीजन हम यहाँ पर करा सके। तो जितना हो सके आप हमारे क्लासेस का फायदा उठाते चलिएगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत होती है? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन में आपको देंगे 5%, 7%, 10% या 15%। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लगभग ये 7% होती है। बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वयस्क व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा उसके कुल वजन का लगभग 7% होती है, यानी कि जो 4.5 से 6 लीटर तक होती है। यह मात्रा व्यक्ति की उम्र, लिंग, ऊंचाई और निवास स्थान जैसे कारकों के आधार पर भी थोड़ी भिन्न हो सकती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दे पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, महाधमनी या वेना कावा। आपका यहाँ पर बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो महाधमनी होती है, यानी कि अरोटा होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। महाधमनी हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन आपको देंगे 2, 3, 4 या 5। आपको यहाँ पर बताना है कि कितने चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर मानव हृदय की बात करें तो कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 2 अलिंद और 2 नीले। यह डबल सर्कुलेशन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, मानव में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन आपको दिया गया गुर्दा, फेफड़े, यकृत या हृदय। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है।
जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लंग्स के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव में श्वसन की मुख्य क्रिया फेफड़ों में होती है, जहाँ ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो लंग्स के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर है ब्रोंकाई, एल्वियोली, ट्रेकिया या प्लूरा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। अगर हम फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई की बात करें तो एल्वियोली कहलाती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एल्वियोली छोटे छोटे वायु कोषों यानी कि वायु कोष होते हैं, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वायु कोष होते हैं और जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, वयस्क व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन आपको दिया गया है 10 से 12 प्रति मिनट, 16 से 18 बार प्रति मिनट, 20 से 24 बार प्रति मिनट या 30 से 35 बार प्रति मिनट। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये 16 से 18 बार प्रति मिनट के बीच में होती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वयस्क व्यक्ति औसतन 16 से 18 बार प्रति मिनट श्वास लेता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, श्वसन में कौन सी मांसपेशी मुख्य भूमिका निभाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हृदय की मांसपेशी, इंटरकोस्टल, जांघ की मांसपेशी या डायफ्राम। आपको यहाँ पर बताना है कि श्वसन में कौन सी मांसपेशी मुख्य भूमिका निभाती है। आज के सभी क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते चलिएगा, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, डायफ्राम के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। श्वसन प्रक्रिया में डायफ्राम का संकुचन और प्रसार मुख्य भूमिका निभाता है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन रक्त में किसके माध्यम से जुड़ती है? ऑप्शन आपको दे एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन या प्लेटलेट्स। आपको बताना है कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन रक्त में किसके माध्यम से जुड़ती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, अधिवृक्क ग्रंथि किस प्रकार यानी किस शरीर क्रिया को नियंत्रित करती है? आपको बताने की अधिवृक्क ग्रंथि शरीर यानी कि किस शरीर की क्रिया को नियंत्रित करती है। ऑप्शन आपको दिया गया है पाचन, मेटाबॉलिज्म और तनाव प्रक्रिया, रक्तस्राव या श्वसन। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म और तनाव प्रतिक्रिया। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अधिवृक्क ग्रंथियाँ कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित करती है, जो मेटाबॉलिज्म और तनाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन आपको दिया गया है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन या टेस्टोस्टेरोन। आपको यहाँ पर बताना है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है थायराइड ग्रंथि, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर की वृद्धि और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा, थायरोक्सिन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, पैनक्रियाज किस हार्मोन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया गया इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन या ऑक्सीटोसिन। आपको यहाँ पर बताना है कि पैनक्रियाज किस हार्मोन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण लगाते चलिएगा। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इंसुलिन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन आपको देगा थायराइड ग्रंथि, मस्तिष्क, प्लीहा या यहाँ पर हृदय। आपको बताना है कि
मानव शरीर में हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के नियंत्रण में कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का हिस्सा है और यह शरीर के हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ये सभी मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, यह अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है, यह रक्त को फिल्टर करती है, या यह ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। इस क्वेश्चन को आप महत्वपूर्ण लगाते चलेगा क्योंकि कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यह अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्रावित करती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? ऑप्शन आपको दिया गया हृदय, गुर्दा, फेफड़े या यकृत। आपको बताना है कि मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग की बात करें तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, इनकी किडनी। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गुर्दे शरीर में अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी या लवण निकालने का मुख्य अंग है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, गुर्दा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, गुर्दे में मांसपेशी और रक्त वाहिकाओं का विशेष संयोजन किसे कहते हैं? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा नेफ्रॉन। हम यहाँ पर नेफ्रॉन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है जो रक्त से अपशिष्ट निकालती है और मूत्र बनाती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा, नेफ्रॉन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, मूत्र यानी कि यूरिन का मुख्य संगठन क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया है ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन या हीमोग्लोबिन। आपको बताना है कि मूत्र का मुख्य संगठक क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यूरिया। हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यूरिया प्रोटीन पाचन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट उत्पाद को निकालने में मुख्य होता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। और फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास में भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमें वो भी यहाँ पर लिखिएगा। हम आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी यहाँ पर करा देंगे। मनुष्य में मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रक्त फिल्टर करना, मूत्र संग्रह करना, यूरिया बनाना या ग्लूकोज संश्लेषण। आपको बताना है कि मनुष्य में मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मूत्र संग्रह करना। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मूत्राशय एक मांसपेशी थैली है जो गुर्दे द्वारा निर्मित मूत्र को संग्रह करती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, वयस्क मानव में कितनी बार मूत्र बनता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे लगभग 1 से 2 बार, लगभग 4 से 6 बार, लगभग 10 से 12 बार या लगभग 15 बार। आपको यहाँ पर बताना है कि वयस्क मानव में कितनी बार मूत्र बनता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो लगभग 4 से 6 बार मूत्र बनता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वयस्क मानव में मूत्र सामान्य रूप से दिन में 4 से 6 बार बनता है और उत्सर्जित होता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, हैंड वॉशिंग का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन आपको दें साबुन और पानी से धोना, केवल पानी से धोना, टॉवल से पोंछना या हाथ पर सैनिटाइजर लगाने के बाद पानी न डालना। आपको बताने के हैंड वॉशिंग का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा साबुन और पानी से धोना, ये सबसे प्रभावी तरीका है। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। साबुन और पानी से हाथ धोने पर रोगजनकों और बैक्टीरिया को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, साबुन और पानी से धोना। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट एड में प्राथमिक कदम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दें घायल को उठाना, परिस्थिति का आकलन करना, दवा देना या खाना देना। आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट एड में यानी कि प्राथमिक उपचार में प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक कदम होना चाहिए परिस्थिति का आकलन करना। तो यहाँ पर हमारा
बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले परिस्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि सुरक्षित और सही सहायता दी जा सके। तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं, परिस्थिति का आकलन करना। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47, जब किसी व्यक्ति का रक्त स्त्राव हो रहा हो तो सबसे पहला कदम क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया, रक्त को रोकने के लिए दबाव डालना, घायल को दौड़ाना, पानी डालना या तुरंत एंटीबायोटिक देना। आपको बताना है कि जब किसी व्यक्ति का रक्त स्त्राव हो रहा हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला कदम होना चाहिए रक्त को रोकने के लिए दबाव डालना। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सीधे चोट पर साफ कपड़े या पट्टी रखकर दबाव देने से रक्त स्त्राव को रोका जा सकता है। तो ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48, मलेरिया से बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, धूप में रहना, मच्छरदानी का उपयोग, पानी पीना या साबुन से हाथ धोना। आपको यहाँ पर बताना है कि मलेरिया से बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले मच्छरदानी का उपयोग करना। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मच्छरदानी का उपयोग करके मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से बचा जा सकता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और जलयोजन के संकेत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, बार बार पेशाब होना, सूखी त्वचा, थकान, चक्कर, ज़्यादा भूख या नींद में वृद्धि। आपको बताना है जलयोजन के संकेत क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम जलयोजन की बात करें तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले सूखी त्वचा, थकान और चक्कर, ये इसके संकेत है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पर्याप्त पानी न मिलने पर शरीर में निर्जलीकरण होता है, जिसके लक्षण है थकान, चक्कर और त्वचा की सूखापन होना। इनके हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और बाल्यावस्था में सामाजिक कौशल विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, खेल और समूह गतिविधियाँ, अकेले पढ़ाई करना, टीवी देखना, किताबों से सिर्फ ज्ञान लेना। आपको बताना है कि बाल्यावस्था में सामाजिक कौशल विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण तरीके की बात करें तो खेल और समूह गतिविधियाँ में शामिल होना, तो ये सबसे प्रभावी तरीका है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खेल और समूह गतिविधियों से बच्चा टीम वर्क, संचार और सहयोग सीखता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा विकासात्मक चरण किशोरावस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन यहाँ पर देख, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, किशोर अवस्था। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं और किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है स्टैनले हॉल के द्वारा। ये भी आप ध्यान से देखते ही चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 52, सामुदायिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहल क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया, केवल धन प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता, मनोरंजन कार्यक्रम, केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। आपको यहाँ पर बताने कि सामुदायिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहल क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण पहल की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता लाना, ये सबसे महत्वपूर्ण पहल है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से समुदाय का समग्र विकास होता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल अवेयरनेस। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 53, कपास के कपड़े की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, गर्मियों में ठंडक, पानी को नहीं सोखता, जल्दी जलता है या खिंचाव नहीं लेता। आपको बताना है कि कॉटन के कपड़े की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, गर्मियों में ठंडक देना। तो यहाँ पर हमारा ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास की संरचना इसे गर्मियों में आरामदायक बनाती है और यह पसीने को सोख लेता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 54, सिलाई के लिए सबसे उपयुक्त धागा कौन सा होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, रेशमी, ऊन, जूट या पॉलिस्टर। आपको बताना है कि सिलाई के लिए सबसे उपयुक्त धागा कौन सा है। तो रेशमी धागा सबसे उपयुक्त धागा माना जाता है सिलाई के लिए। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही
है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सिलाई में रेशमी धागा मजबूत और चिकना होने के कारण सबसे उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। घर में ऊर्जा और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ऑप्शन आपको दे अनावश्यक वस्तु खरीद कर, योजनाबद्ध बजट और संसाधन नियोजन, केवल बचत करना या दूसरों पर निर्भर करना। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम केवल की बात करें, जहाँ आपको केवल नजर आए वो ज़्यादातर निगेटिव आंसर आपको होगा। तो यहाँ पर आप एक तो ऑप्शन ऐसे ही आपका कट गया। अनावश्यक यहाँ पर वस्तु खरीद कर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरों पर निर्भर रहना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाली योजनाबद्ध यहाँ पर बजट और संसाधन नियोजन करना। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बजट और संसाधनों का सही योजना से खर्च और समय की बचत होना है। तो योजनाबद्ध बजट और संसाधन नियोजन, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, घर की सफाई में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन आपको दिया गया केवल पानी से धोना, नियमित सफाई और उचित सफाई उत्पादों का उपयोग, धूल हटाने के लिए कपड़े से पोंछना, सफाई की आवश्यकता नहीं। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो सफाई की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा और केवल वाला भी नहीं होगा। अब आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। दो ऑप्शन आपको यहाँ पर बचे हुए हैं, अपना आंसर आप दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। घर की सफाई में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, नियमित सफाई और उचित सफाई उत्पादों का उपयोग करना। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नियमित सफाई और सुरक्षित उत्पादों से उपयोग रोगजनक कम होते हैं, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, वयस्क के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन आपको दिए 20 से 30 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 70 से 80 ग्राम या 100 से 120 ग्राम। आपको बताने की एक वयस्क के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता लगभग कितनी होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो लगभग 50 से 60 ग्राम होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वयस्कों में मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण के लिए लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन डी की मुख्य स्रोत कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश, केवल फल, केवल पानी या केवल शुगर। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है। अगर हम केवल की फल होगा तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, केवल वाला पानी नहीं होगा और केवल शुगर भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर हम पहले ही ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हड्डियों के लिए जो उपयुक्त विटामिन होता है विटामिन डी होता है, ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 59, अगर किसी व्यक्ति को हृदयघात का संदेह हो तो सबसे पहला कदम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, तुरंत भोजन देना, व्यक्ति को शांत रखें और मेडिकल सहायता बुलाएं, दौड़ने के लिए कहें या कोई दवाई बिना सलाह के दे। आपको यहाँ पर बताने कि अगर किसी व्यक्ति को हृदयघात का संदेह हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तुरंत भोजन देना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दौड़ने के लिए कहें, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कोई दवा बिना सलाह के दे, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा, व्यक्ति को शांत रखे और मेडिकल सहायता बुलाए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हृदयघात में व्यक्ति को शांत रखना और तुरंत डॉक्टर की सहायता बुलाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, सामुदायिक स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण पहल क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, केवल अस्पताल बनाना, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता, केवल दवा वितरण या मनोरंजन कार्यक्रम। आपको यहाँ पर बताने कि सामुदायिक स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण पहल क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम केवल अस्पताल बनाने, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, केवल दवा ये भी नहीं होगा और मनोरंजन कार्यक्रम ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता से रोग कम होते हैं और समुदाय का समग्र विकास होता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 61, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको देंगे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार, केवल आर्थिक लाभ, केवल मनोरंजन या केवल खेल गतिविधियाँ। आपको यहाँ पर बताना है कि सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम केवल आर्थिक लाभ, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, केवल मनोरंजन नहीं होगा और केवल खेल गतिविधियाँ नहीं होगा। तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है।
आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामुदायिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाना है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, रेशमी वस्त्र की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए धूप में सुखाना, ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोना, गर्म पानी में उबालना या ड्रायर से तेज गर्मी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि रेशमी वस्त्र की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोना। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशमी वस्त्र को ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोना चाहिए ताकि इसकी चमक और नरमी बनी रहे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, कपास के कपड़े की विशेषता क्या है? ऑप्शन आपको दिया है गर्मियों में ठंडक, जल्दी जलन, पानी नहीं सोखना या खिंचाव न लेना। आपको बताना है कि कपास के कपड़े की विशेषता क्या है। तो कपास के कपड़े की जो विशेषता है वह है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, गर्मियों में ठंडक। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास पसीना सोख लेता है और गर्मियों में लाभदायक होता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देख, कचरा इकट्ठा करना और सही स्थान पर डालना, केवल पौधे लगाना, केवल पानी पीना या धूल हटाना। और इसका आंसर आपको फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना सुझाव भी हमें दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो हमें आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे से प्रयास कर सके। अगर किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराएं। तो आज ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और भी बच्चों को। जैसे जैसे आप क्लास को शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।